प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस में। आज का जो हमारा वीडियो है वह पर्यावरण के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर है, जो कि न केवल नेट के पेपर जो प्रथम पेपर होता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण बन जाते हैं, बल्कि जो आने वाली परीक्षा है उसमें HNB का जो सिलेबस है उसके 6th सेम में जो जेनरिक विषय है उसके लिए अति महत्वपूर्ण बनते हैं। तो आइए सीधा प्रारंभ करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है। आपके ऑप्शंस हैं, पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। दूसरा ऑप्शन है, पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। ऑप्शन नंबर सी है, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। और ऑप्शन नंबर डी है, पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। तो आप देख के ही बता सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है, क्योंकि पर्यावरण भौतिक संसाधनों के साथ साथ कहीं ना कहीं जैविक संसाधनों का भंडार भी है। उसके पश्चात हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है। चार ऑप्शन जो आपके हैं, ऑप्शन नंबर ए है खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी है मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा का प्रवाह और ऑप्शन नंबर डी है जैव भू रासायनिक चक्र। तो जो इसका जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। उसके पश्चात जो तीसरा प्रश्न है वह है, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, और कारण है पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो अब इसमें पूछा हुआ है ऑप्शन नंबर ए और ए तथा आर दोनों ही सही है, यानी कि दोनों ही जो ये कथन और कारण दिए हैं ये सही है। ए तथा आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी है, ए गलत है किंतु आर सही है, और ऑप्शन नंबर डी है ए सही है और आर गलत है। तो जो इसका जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है। अर्थात कहने का अर्थ है पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है और पर्यावरणीय शक्तियां एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है, यह इसका सही कारण है। उसके पश्चात चौथा प्रश्न आपके पास है, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जो ऑप्शन है आपके पास वो ए है, जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। ऑप्शन नंबर बी है, जैव मंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान है। ऑप्शन नंबर सी है, हरे पौधे अपनी मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। और डी ऑप्शन है, अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो जो चार ऑप्शन आपके हैं उसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है वह कथन असत्य है। सी ऑप्शन, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, इसलिए जो आपका उत्तर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, वनों को काटने का परिणाम होता है। आप देख रहे होंगे कि ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बनते हैं। तो वनों को काटने का परिणाम होता है, चार ऑप्शन जो आपके पास है, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, वनों को काटने का क्या परिणाम होता है। ए ऑप्शन है वर्षा और नमी में वृद्धि, बी ऑप्शन है मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, सी ऑप्शन है उष्णता में कमी, और डी ऑप्शन है आपके पास उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पांचवा प्रश्न है उसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही उत्तर है इसका। मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ जो है वो वनों के काटने से होती है, इसलिए पांचवे का उत्तर बना आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके पश्चात अगला प्रश्न जो आपके पास है वह है, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। जो चार ऑप्शन आपके पास हैं, ए है वायुमंडलीय परिवर्तन, बी है प्रदूषण का खतरा, सी है भूमि संरक्षण, और डी है उपयुक्त सभी। तो जो छठा प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, यानी कि ये तीनों ही हानियां वृक्षों तथा वनों को काटने से होती है, यानी कि वायुमंडलीय परिवर्तन भी होता है, प्रदूषण का खतरा भी रहता है और भूमि संरक्षण
में कमी भी आती है, भूमि संरक्षण में बाधा भी होती है। तो ये कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है। तो जो छठा प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बना। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो आपको नाम दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है ए फिटिंग, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है लेमार्क और डी है डेविस। तो जो ये कथन है ये ए फिटिंग का है, इसलिए आपका ऑप्शन बना सातवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। उसके पश्चात आठवां प्रश्न जो आपका है वह है, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। ऑप्शन है आपके भूमि के रूप, बी है मिट्टियां, सी है खनिज बस्तियां, डी है बस्तियां। ऑप्शन नंबर ए है भूमि के रूप, बी है मिट्टियां, सी खनिज और डी बस्तियां। तो जो आपका इसका सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी बस्तियां। ये भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। उसके पश्चात अगला प्रश्न नौवां प्रश्न आपका है, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर ए है नियतिवादी अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी है संभववादी अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी है नवनियतिवादी अवधारणा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ये प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब बनता है, नवनियतिवादी अवधारणा। उसके पश्चात 10वां प्रश्न आपके पास है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। ऑप्शन नंबर ए है भौतिक तंत्र से, ऑप्शन नंबर बी है जैविक तंत्र से और ऑप्शन नंबर सी है भौतिक एवं जैविक तंत्रों से और ऑप्शन नंबर डी है भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो जो 10वां प्रश्न आपका है इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही होगा, भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। उसके पश्चात 11वां प्रश्न आपके पास है, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन दिया है आपके पास ए 50% से कम, बी दिया है 50% से अधिक, सी दिया है 75% से कम और ऑप्शन नंबर डी दिया है 25% से कम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 50% से कम। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्नातक की परीक्षा में भी आया है और एसएससी में भी ये पूछा गया है। तो जो ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर ए कार्ल रीटर, ऑप्शन नंबर बी है ग्रिफिथ टेलर और ऑप्शन नंबर सी है डेविस और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ये प्रश्न है इसका जवाब बनता है कार्ल रीटर। तो 12वां प्रश्न जो है उसका जवाब बनता है ऑप्शन नंबर ए कार्ल रीटर। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, पर्यावरण से अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर ए है भूमि जल वायु पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन नंबर बी है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ऑप्शन नंबर सी है भौतिक जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है ऑप्शन नंबर डी। तो आपका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो तीनों ही कथन है कहीं ना कहीं सही कथन है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है 14वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उत्तरांचल के जो पीसीएस परीक्षा 2003 है वहां ये पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है सतत विकास का, ऑप्शन नंबर बी है स्वच्छता वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है वन संरक्षण वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है जल संरक्षण वर्ष। तो जो सही जवाब है इसका यह है ऑप्शन नंबर ए सतत विकास का वर्ष। उसके पश्चात 15वां प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास यानी कि जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जैविक विविधता का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और ऑप्शन नंबर सी है निर्धनता को घटाना और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी।
तो जो ये 15वां प्रश्न है इसका आप जानते ही हैं कि तीनों ही ऑप्शन सही है। सतत विकास के लिए ये तीनों ही चीजें आवश्यक है। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है संक्रमण, यानी कि इसे इकोटोन। बी है अनुक्रम, सक्सेशन। सी है चरम अवस्था, क्लाइमैक्स। और डी है क्रमिकी, सिरल। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह संक्रमण कहलाता है, जिसे इकोटोन भी कहते हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न जो है आपके पास वो है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर बी है भौतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक संसाधन और ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक संसाधन। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधन। उसके पश्चात जो आपका अगला और 18वां प्रश्न है वो है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो आपके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी खनिज तेल एवं गैस, और ऑप्शन नंबर सी जल विद्युत, और ऑप्शन नंबर डी परमाणु ऊर्जा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जल विद्युत। उसके पश्चात अगला प्रश्न जो आपके पास है वो है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। 4 कथन आपके पास दिए हुए हैं और पहला कथन आपके पास है, जैव सुरक्षा यानी कि बायो सेफ्टी पर कार्टजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP 1 वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई। ऑप्शन नंबर बी है, भारत जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौता में हस्ताक्षर करता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। और ऑप्शन नंबर डी है, संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौता का सदस्य है। तो जो ये प्रश्न है आपका, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। उसके पश्चात जो अगला प्रश्न आपके पास है, भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ। एक बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर निकोबार, ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी और ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। तो सभी जानते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है आंध्र प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है मध्य प्रदेश में और डी है उड़ीसा में। तो जो इसका सही जवाब बनता है वो बनता है सी, मध्य प्रदेश में दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, बुंदोला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल में ही यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है, कहाँ स्थित है। IAS की परीक्षा में सन 2006 में ये पूछा गया है। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है रूस, बी है भारत, सी है श्रीलंका और डी है बांग्लादेश। जो इसका सही उत्तर है वो है सी, श्रीलंका। उसके पश्चात जो अगला प्रश्न आपके पास है वह है, टुमारोज बायो डाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर अनिल अग्रवाल, सी है ऑप्शन डॉक्टर वंदना शर्मा और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर GC पांडे। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वंदना शर्मा। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। पहला है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व,
बी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी है कॉर्बेट पार्क और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है उत्तरांचल की दृष्टिकोण से, उत्तरांचल की जो परीक्षाएं होती है उसमें। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है शांति घाटी केरल में, ऑप्शन नंबर बी है कश्मीर घाटी, ऑप्शन नंबर सी है सुरमा घाटी और ऑप्शन नंबर डी है फूलों की घाटी। तो जो इसका सही जवाब है वो है शांति घाटी केरल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, जीवाश्म जिन्हें फॉसिल्स कहा जाता है नेशनल पार्क अवस्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए है केरल में, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक धारवाड़ में, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश मंडला में और ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़ में। तो जो इसका सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश मंडला में। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ है, यानी कि जो भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉर्बेट, बी है सुंदरवन, सी है नंदकानन और डी है नागार्जुन में। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन में। उसके पश्चात 10वां प्रश्न जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28वां प्रश्न, वह है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है। ऑप्शन है आपके पास ए सुंदरवन, बी काजीरंगा, सी सरिस्का और डी कान्हा। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न जो आपके पास है वो है सही राज्यों से सम्मिलित करने के लिए है, गौतम बुद्ध बिहार, डालमा झारखंड, सिमलीपाल यानी कि कौन सा किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें 4 कूट दिए हुए हैं, ए है 4 3, इन कूटों को आप देख लेना। और जो इसका सही कूट बनता है वो है कूट नंबर सी, यानी कि जो गौतम बुद्ध है वो झारखंड से संबंधित है, जो डालमा है वो बिहार से संबंधित है, जो सिमली पाल है वह उड़ीसा से संबंधित है और जो पेरियार है वो केरल से संबंधित है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास जो आता है वह है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, किस जनपद में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, गाजियाबाद जनपद में, गोंडा जनपद में, रायबरेली जनपद में और उन्नाव जनपद में। तो जो इसका सही जवाब है वह है डी, उन्नाव जनपद में। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है। जो 4 ऑप्शन आपके पास है वह है सासनगरी सेंचुरी में, रणथंबोर सेंचुरी में, डाचीगाम नेशनल पार्क में और केवलादेव घाना सेंचुरी में। तो जो सही जवाब आपका इस प्रश्न का बनता है वह है डी, केवलादेव घाना सेंचुरी में। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके पास ए राजस्थान में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तरांचल में और डी कर्नाटक में। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, कर्नाटक में। मध्य प्रदेश पीसीएस में ये प्रश्न आ चुका है पहले। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास जो है वो है, कार्टजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए है वायु प्रदूषण के उन्मूलन से, बी है जैव सुरक्षा समझौता से, सी है वनों के संरक्षण से और डी है वन्य जीवों के अवैध व्यापार से। तो जो ये प्रश्न है इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, जैव सुरक्षा समझौता से। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी मेघालय और डी उड़ीसा। तो जो इसका सही जवाब है वो है सी, मेघालय में। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास जो है वह है, हाल में किस देश में जंगलों में लगी आग से
छाए धुंध के कारण आपातकाल लगाना पड़ा। तो ये तत्कालीन परिस्थितियों में था। ये आप वर्तमान समय में जो पिछले वर्ष ब्राजील में आग लगी थी उसका उदाहरण आपको याद रखना होगा। तो ये पुराना क्वेश्चन है, किंतु इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि हाल के वर्षों में जंगलों में आग या किसी देश में बड़ी बाढ़ आई है, तो उसको भी आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए इसे छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, सुमेलित करने के लिए है। जैव मंडलीय क्षेत्र दिए हैं और उनके स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। नीलगिरी, नंदा देवी, कंचनजंगा, अचानक मार, अमरकंटक। तो इसके ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं नीचे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो जो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जो इसका डी वाला ऑप्शन है वह इसका सही जवाब बनता है। यानी कि जो नीलगिरी है उसकी स्थापना 1986 में हुई थी। सभी सही दिए हुए हैं। नंदा देवी की 1988 में, कंचनजंगा की 2000 में और अचानक मार, अमरकंटक की 2005 में इनको जैव मंडलीय क्षेत्र घोषित किया गया था। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आनुवंशिक विविधता, ऑप्शन नंबर बी है वातावरणीय विविधता, ऑप्शन नंबर सी है आनुवंशिक एवं वातावरणीय विविधता और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब आपका है वो है ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिक विविधता। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, भूतल पर सार्वधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन जो आपके पास हैं, पहला है एनिलिडा, बी है आर्थ्रोपोडा, सी है स्तनधारी और डी है कार्डेटा। तो जो इसका सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन नंबर बी आर्थ्रोपोडा। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर ए वृंदावन में, ऑप्शन नंबर बी नंदन कानन में और ऑप्शन नंबर सी मानस वन में और ऑप्शन नंबर डी सुंदर वन में। तो जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी सुंदर वन में। उसके पश्चात जो अगला प्रश्न आपके पास है वह है, लवणोद्भिद वनस्पतियों के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो इस प्रकार के प्रश्न मुझे नहीं लगता आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर भी जो इसका 4 ऑप्शन है उसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे पौधे जो हैं सहजीवी होते हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्यातिलब्ध व्यक्तित्व थे? ऑप्शन नंबर ए है हाथी विशेषज्ञ, बी है बाघ विशेषज्ञ, सी है पक्षी विशेषज्ञ और डी है वन्य प्राणी विशेषज्ञ। जो तो इसका सही उत्तर है वह है पक्षी विशेषज्ञ। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपको फिर सुमेलित करने के लिए है। इसमें वन्य जीव और उसके क्षेत्र दिए हुए हैं। कस्तूरी मृग, इस प्रकार इसका जो आप इसको पाउच करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका जो सही उत्तर बनता है वह बनता है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें जो कस्तूरी मृग है वह वृद्ध हिमालयी पर्वत है, गिलबन कपी है, यह गारो, खांसी और जयंतिया पर्वत श्रेणियां हैं। श्याम मृग है, यह थार रेगिस्तान क्षेत्र से संबंधित है और जो गौर है वह पूर्वी समुद्रीय तटीय क्षेत्र से संबंधित है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वह है नैनो तकनीक, बी है दूरसंचार तकनीक, सी है रेडियोलॉजी और डी है जैव प्रौद्योगिकी। तो जो इसका सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन नंबर डी, जैव प्रौद्योगिकी के लिए ये खतरे की घंटी है। उसके पश्चात अगला प्रश्न जो आपके पास है वह है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए है, एक फसली कृषि के कारण जैव विविधता का विनाश हो रहा है। बहुफसली खेती की पद्धति से जैव विविधता सुरक्षित रहती है। सी है, विशिष्ट खेती की पद्धति जैव विविधता को संरक्षित रखती है और डी है, कार्बनिक खेती को पर्यावरण मित्र खेती की उपमा दी गई है। तो आप जरूर
क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए कि कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा गया है। इस प्रकार कई बार गलतियां होने की संभावनाएं रहती है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट खेती की पद्धति जैव विविधता को संरक्षित रखती है। उसके पश्चात अगला प्रश्न जो आपके पास है वो है निम्नलिखित में से कौन सही है। 4 ऑप्शन आपके पास जो है वो है, पहला उत्पादकता एवं जैव विविधता में विरोधानुपात है। बी ऑप्शन आपके पास है, व्यापारिक कृषि की उत्पादकता अधिक तथा जैव विविधता कम होती है। सी ऑप्शन आपके पास है, संकर फसलों एवं पशुओं के विकास से जैव विविधता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। और ऑप्शन नंबर डी है, घड़ियाल के लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि से व्यवधान उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, 4, सी है 1, 2, 3 और डी है 1, 2 और 4। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4। उसके पश्चात अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेटर निकोबार, बी है सुंदरवन, सी है नंदा देवी और डी है कच्छ की खाड़ी। तो जो इसका सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन नंबर डी, कच्छ की खाड़ी। उसके पश्चात अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। वर्ष पूछे हुए हैं, कितने वर्षों से नहीं देखी गई है। ऑप्शन नंबर ए है 15 वर्षों से, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। ऑप्शन नंबर ए है 15 वर्ष से, बी है 20 वर्ष से, सी है 10 वर्ष से और डी है 50 वर्षों से। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 50 वर्ष से। उसके पश्चात जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को काफ़ी बड़ा प्रश्न है, आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए, सुंदर वन। वैसे इसके इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर आगे दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपको सारे प्रश्नों के जवाब, अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पर इनके ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, निम्न में कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है। ए है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, बी है चिल्का झील, सी है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और डी है केरल का पश्च जल। तो जो ये 35वां प्रश्न है, इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को की धरोहर है उसका स्थान है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। ए है पूर्वी हिमालय, बी है पूर्वी मध्य सागरीय क्षेत्र और तीसरा है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो अब इसमें पूछा हुआ है प्रश्न कि उपयुक्त में से कौन सा यह से जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, कौन से जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। ऑप्शन आपके पास दिए हैं, ए है केवल 1, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 2 और 3 और डी है 1, 2 और यहाँ 2 लिखा हुआ है किंतु 1, 2 और 3 ये कहना चाहते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल पहला पूर्वी हिमालय ही क्या है, जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र है। तो अगला प्रश्न जो आपके पास है वो है, डुगनुक नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है। ऑप्शन नंबर ए है उभयचर, बी है बोनीफिश, सी है शार्क और डी है स्तनधारी यानी कि मेमल्स। तो जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी मेमल है ये। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके पास जो है, पहला है उष्ण कटिबंधी वर्षा वनों में, बी है शीतोष्ण कटिबंधी वनों में, सी है शंकुधारी वनों में और डी है उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधी वर्षा वनों में। तो काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपके सम्मुख रखा और बाकी प्रश्नों को, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है तो इसलिए आप इन प्रश्नों को मैं आपके सामने ये रख दे रहा हूँ, पॉज करके पढ़ सकते हैं और इनके जवाब को आप देख सकते हैं। तो आप लोगों ने मुझे सुना
इसके लिए आप लोग, क्योंकि 2-4 प्रश्न बचे हुए हैं और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसको आप यहाँ पर पॉज करके, क्योंकि ये इतने बड़े प्रश्न हैं और इनकी व्याख्या भी दी हुई है, तो इन प्रश्नों को आप स्वयं में पॉज कर कर वीडियो को देख लें और बाकी प्रश्नों के भी, जो ये 2-4 प्रश्न बचे हुए हैं, इनके जवाब भी देख लें। काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न हैं, इनको काफ़ी समय इसमें लग जाएगा। तो आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इसकी उत्तरमाला है सबसे अंत में सभी प्रश्नों की, जो 18वें प्रश्न के पश्चात मैंने प्रश्न पूछे हैं, उनकी उत्तरमाला यह है। तो आपको वीडियो समाप्त करने से पूर्व यह आपसे क्वेरी रहेगी कि अब अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं। जैसा कि आपने पहले बताया था कि पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आप लाइए, तो उस पर मैंने यह वीडियो बना दिया है। अब जो टॉपिक आपको कठिन लगता हो, जेनरिक से संबंधित छात्रों के बहुत बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसका आप बता दीजिएगा। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आगे अपने नए दूसरे वीडियो को लाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों ने हमें सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।